हेलो एवरीवन। सो एसजी फिनसर्व और आनंद आठी के कॉन कॉल को डिस्कस करेंगे। रिजल्ट हमने कल कवर किया था, अभी आज इनका कॉन कॉल हुआ है तो देखेंगे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है, आएगा कैसा आउटलुक लगता है। मेन फोकस एसजी फिनसर्व पे रखेंगे एंड एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे आनंद आठी के ऊपर। सो नंबर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे एसजी फिनसर्व के कल। इनके मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं, जो कल भी आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा। तो सबसे पहले कॉन कॉल में ना मैनेजमेंट ने उसी चीज को हाईलाइट किया है, जो इनके सीईओ थे, जो सीएफओ थे, जो सीईओ थे, सब ने रिजाइन किया है एंड ये तीनों मतलब नए मैनेजमेंट को इन तीनों रोल्स में ये लेकर के आए हैं। अच्छी चीज क्या है कि जो तीनों नए रोल्स में आए हैं वो ऑलरेडी ये जो ग्रुप है एपीएल अपोलो इसके साथ में कनेक्टेड हैं, बैंकिंग का उनको काफी ज्यादा 15 16 17 साल का एक्सपीरियंस है एंड मैनेजमेंट का भी ये मानना है एंड ओवरऑल अगर आप मार्केट का रिएक्शन भी देखोगे तो अभी तो इसको पॉजिटिवली लिया जा रहा है। बट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्पेशली छोटे बिजनेसेस में जब भी मैनेजमेंट चेंज होती है, मैनेजमेंट ट्रांजिशन होता है, तो बिजनेस में उसका कैसा इंपैक्ट है ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है। आज के बेसिस पे मैं बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये चीज अच्छी है या ये चीज बुरी है। आने वाले क्वार्टर्स जैसे 1 साल 1.5 साल के बाद हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि जो पुरानी मैनेजमेंट ने स्क्रैच से बिजनेस को यहां तक लाया था, क्या ये वाली मैनेजमेंट उसको और आगे मतलब ग्रो कर पाती है, नहीं कर पाती है। सो अभी के लिए तो सारी चीजें अच्छी तरीके से इसको देखा जा रहा है। देन गाइडेंस इन्होंने रिड्यूस किया है। सो पहले इनका प्रॉफिट का गाइडेंस था 200 करोड़ के आसपास, उसको रिड्यूस करके इन्होंने 150-160 करोड़ पे किया और अभी इस कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने 120 से 125 करोड़ के नेट प्रॉफिट का गाइडेंस दिया है। यानी कि इस अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो पहले ये कंपनी 100% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ टारगेट कर रही थी, अब कितना हो गया 50 से 55% के बीच में। तो ग्रोथ गाइडेंस पैट पे घटाया है और साथ में इन्होंने एयूएम पे भी ग्रोथ गाइडेंस घटाया है। पहले कंपनी का एयूएम का टारगेट था 4000 करोड़ का, यहां टेक्निकली आप बोल सकते हो कि इन्होंने गाइडेंस रिड्यूस नहीं किया बिकॉज ये 3500 से 4000 करोड़ का रेंज इन्होंने लास्ट क्वार्टर में दे दिया था। लेकिन अब कंपनी ने बोला है कि हायर प्रोबेबिलिटी यही है कि हमारा जो एयूएम है बाय द एंड ऑफ FY26 हम 3500 करोड़ के आसपास होंगे। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी बोला है कि अगर H2 अच्छा गया और जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, एंकर्स हैं, उनके तरफ से ज्यादा अच्छा ट्रैक्शन हमको देखने को मिला तो हम 4000 करोड़ या उसके आसपास भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी है 3500 करोड़ की। तो ये गाइडेंस का रिडक्शन किया है कंपनी ने। अब इसका रीजन क्या है? तो रीजन ऑफ कोर्स वही इन्होंने बताया कि जो Q1 Q2 दोनों अगर आप देखोगे तो स्लो डाउन देखने को मिला है। इनके 80% जो ये कंपनी लोन डिसबर्स करती है वो बिल्डिंग मटेरियल हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को करती है। सो इनका कहना है कि H1 काफी स्लो देखने को मिला जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके कंपैरिजन में। हालांकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जरूर इनकी मैनेजमेंट ने भी बोला कि लास्ट 1 मंथ में आप देखोगे तो अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, इंक्वायरीज अच्छी आ रही है कंज्यूमर्स की तरफ से, लेकिन उसका इंपैक्ट पॉजिटिव आता है हमारे डिसबर्समेंट पे, ये हमको आने वाले क्वार्टर्स में पता चलेगा। तो अभी के लिए इन्होंने गाइडेंस जो है वो इसी वजह से रिड्यूस किया है कि जो मतलब ज्यादा सेल्स ही एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने एंकर क्लाइंट से, कॉर्पोरेट से H1 के अंदर, वो इनको देखने को नहीं मिला। दूसरा इनका यील्ड में भी इंपैक्ट पड़ा है। यील्ड कंपनी का पहले 12.25% के आसपास था, 12.5% के आसपास था, अभी वो 11.5% के आसपास आ गया। सो यील्ड क्यों कम हुआ है? बिकॉज इन्होंने 2-3 बड़े बड़े क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया है। सो एक तो टाटा स्टील, टाटा मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो कंपनी कह रही है ये बड़े कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, क्योंकि उनकी मतलब जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है और उनके डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स पे आप थोड़ा सा कम रिस्क मतलब मान के चलते हो, तो वहां पे आपने यील्ड में थोड़ा सा मतलब उनको डिस्काउंट दिया एक तरीके का। हालांकि इन्होंने ये जरूर बोला है कि आगे चल के जब हमारा पेनिट्रेशन बढ़ेगा उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, तब हम यील्ड को वापस से इंक्रीज करने को देखेंगे। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि क्या इतना प्राइसिंग पावर आपके पास में आएगा तब कि इतने बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ में आप दोबारा से यील्ड बढ़ाने को देखोगे। तो वो चीज देखना होगा। अच्छी चीज क्या है इसमें कि इस क्वार्टर में तो यील्ड रिड्यूस हुआ है, लेकिन नियर टू मीडियम टर्म का इनका गाइडेंस है कि यील्ड हमारा इंप्रूव होगा, हमारा यील्ड वापस से 12.5% के आसपास जाएगा। अभी जैसे 11.5% आ गया, अब वो इंप्रूवमेंट कहां से आएगा? सो ये एक नई चीज प्लान कर रहे हैं। अभी तक ये लोन देते थे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, मतलब जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग ये कंपनी करती थी, तो इन कॉर्पोरेट्स के डायरेक्ट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को ये इन्वेंट्री के लिए लोन देती थी। अब कंपनी प्लान कर रही है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे जो लेवल होता है, एक टीयर नीचे, यानी कि रिटेलर, उनको कंपनी लोन देने का प्लान कर रही है। तो आपका यील्ड वहां पे बढ़ जाएगा, बिकॉज जिस रेट पे आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को लोन देते हो उससे थोड़े से हायर रेट पे इनका मतलब जो इन्होंने नंबर बताया है वो है 200 बेसिस पॉइंट से 300 बेसिस पॉइंट, यानी 2 से 3% ज्यादा इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करेगी उन रिटेलर्स को। और ओवरऑल बुक के ऊपर इनका लगभग 1% से 1.5% का मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा इस चीज से। तो ये इनके यील्ड को भी बढ़ाएगा और कंपनी के मार्जिन को भी बढ़ाएगा। तो ये एक अच्छा गाइडेंस है इनका मार्जिन वाले पार्ट के ऊपर।
देन कंपनी का अर्निंग ग्रोथ का अगर हम गाइडेंस देखें, पैट ग्रोथ का गाइडेंस, तो H1 में इन्होंने अभी तक 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर लिया है और मैनेजमेंट बोल रहा है अगले दोनों क्वार्टर में हम 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब 28 करोड़ का पैट आया इनका Q2 में, Q3 में लगभग 31 करोड़ का पैट आएगा और Q4 जो होगा FY26 का, उसमें कंपनी 35 करोड़ का पैट करेगी। तो लगभग 65 करोड़ का पैट आपका H2 में, 53 करोड़ का पैट H1 में, तो आपका नेट प्रॉफिट जो है 120 से 125 करोड़ के बीच में आएगा। कॉस्ट टू इनकम कंपनी कह रही है ये भी रिड्यूस होगा, मतलब अगले 1 से 2 साल के अंदर। अभी इनका कॉस्ट टू इनकम 70 बेसिस पॉइंट है और मैनेजमेंट कह रहा है मेन जो हमारा खर्चा है वो हमारे मतलब जो लीडरशिप टीम है, हमारी जो मिडिल मैनेजमेंट है उसके ऊपर होता है। तो फिजिकल एक्सपेंशन हमको इतना ज्यादा करना नहीं है, जो भी ग्रोथ होगी वो डिजिटल ग्रोथ होगी और इनकी सैलरीज वगैरह में भी इतना ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होगा, मतलब हम अननेसेसरी इतनी हायरिंग को अभी देख नहीं रहे हैं, तो उसका एडवांटेज हमको मिलेगा ऑपरेटिंग लिवरेज में। कॉस्ट टू इनकम अभी 70 बेसिस पॉइंट है, अगले 2 साल में इनका टारगेट है कि ये 55 बेसिस पॉइंट तक आ जाएगा, तो मतलब वहां से भी ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने का चांस है। देन FY27 में पैट का गाइडेंस इन्होंने पहले तो पीबीटी का गाइडेंस दिया है इन्होंने 250 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आपका जो है वो 190 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो अगर आप अगले 2 साल का पैट ग्रोथ देखो ना, तो कंपनी 50 से 60% का पैट ग्रोथ टारगेट कर रही है, जैसे 81 से 120 से 125 इस साल में, फिर 120-125 से 190 करोड़ अगले साल में FY27 में। तो अर्निंग ग्रोथ बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब गाइडेंस को रिड्यूस करते हो, पहले आपने एक्सपेक्टेशन दिया 100% का, जैसे इन्होंने आरओए बोला था कि हम 4.5% करेंगे, तो उसके बेसिस पे हमने अज्यूम किया था कि आपका FY27 का जो नेट प्रॉफिट है वो 270 करोड़ होगा, लेकिन अब वो 190 करोड़ हो गया। तो ये जो रिडक्शन होता है ना, ये थोड़ा सा मतलब इन्वेस्टर को, मार्केट को बिल्कुल बुरा लगता है, तो वो चीज है। लेकिन अभी इन्होंने गाइडेंस रिड्यूस किया है, होपफुली इसके बिल्कुल डायरेक्शन में कंपनी का आगे परफॉर्मेंस आना चाहिए। देन कंपनी का और क्या अपडेट है, हाँ, वारंट्स इनके अभी कन्वर्ट हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल के अराउंड, तो इनका इक्विटी बेस बढ़ जाएगा, 338 करोड़ से इक्विटी बेस बढ़ जाएगा और लगभग 1 करोड़ के आसपास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो भी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो आरओई का नंबर है वो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए इंपैक्ट हो सकता है, ईपीएस का नंबर भी इंपैक्ट हो सकता है। हालांकि अगर जैसे अभी ये ग्रोथ दिखा रहे हैं, वो कैपिटल को भी अगर इन्होंने इस तरीके से यूज किया तो वापस से मतलब ईपीएस ग्रोथ भी आ जाएगी, आरओई भी वापस इंप्रूव हो जाएगा, तो ये एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आएगा। दूसरा, अगर आप इंडस्ट्री में देखो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि अभी भी स्कोप बहुत है और मतलब इसमें ग्रोथ इसलिए इतनी अच्छी देखने को मिल रही है क्योंकि पिछले कुछ टाइम में जो बड़े बड़े बैंक्स हैं ना, जो कॉर्पोरेट्स को और ये एंकर्स वगैरह को बैंक ओवरड्राफ्ट देते थे, सीसी लिमिट देते थे, तो पहले क्या था कि इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, आप जितना चाहो उतना वो सीसी यूज कर सकते थे, ओवरड्राफ्ट यूज कर सकते थे, एंड बैंक इसमें एंड यूज कहां पे हो रहा है वो पैसे का, उसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाता था। अभी बैंक ने क्या करना शुरू किया है कि वो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग को फोकस करना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज इसमें आपका डायरेक्ट कंट्रोल है, क्योंकि पैसा जो है वो आप डायरेक्टली एंकर के अकाउंट में डालते हो, कॉर्पोरेट के अकाउंट में डालते हो, और जो आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसके अगेंस्ट में वो प्रोडक्ट्स लेके जाता है, इन्वेंट्री लेके जाता है। तो मतलब आप ये मेक श्योर करते हो कि जो आपके कैपिटल का, जो आपके लोन का यूज है ना, वो प्रोडक्टिव एसेट में हो रहा है, तो वहां पे रीपेमेंट का चांस भी ज्यादा है, रिस्क कम है, इसलिए सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में बैंक्स एनबीएफसीज भी धीरे धीरे एंटर करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है। बट स्टिल कंपनी का कहना है कि स्कोप बहुत बड़ा है। आई मीन आप एमएसएमईज एसएमईज ही देखो, इंडिया में तो कितने थाउजेंड्स ऑफ एमएसएमई एसएमईज है जिनको जो फॉर्मल लैंडिंग है वो मिलता ही नहीं है, मिलता भी है तो बहुत हाई रेट के ऊपर मिलता है, तो अभी स्कोप बहुत है। कंपनी कह रही है हमारा तो साइज भी बहुत छोटा है, तो अभी काफी आराम से हम आने वाले सालों में ग्रो कर सकते हैं। देन यील्ड का तो उन्होंने बता ही दिया है। हाँ, रिस्क की अगर हम बात करें, जैसे इनका तो बिल्कुल 0 एनपीए लास्ट 3 साल से, तो कंपनी कह रही है ये जो इंडस्ट्री है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग वाली, इसमें हमारे जो पीयर्स हैं उनका भी आपको एनपीए कम ही दिखेगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट ही ऐसा है। तो इससे हमको एक और चीज समझ आती है कि एसजी फिनसर्व के एसेट क्वालिटी को ना हम डायरेक्टली किसी बैंक के साथ में या किसी एनबीएफसी के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, ये पूरी इंडस्ट्री में लो एनपीए रहता है। लेकिन अगर आप होम लोन देखोगे, पर्सनल लोन देखोगे, कार लोन देखोगे, तो उसमें आपका डिटोरिएशन होता है एसेट क्वालिटी में, तो डायरेक्टली एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा। सब एसजी फिनसर्व का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि अपने पीयर्स में इनके जो मतलब डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें सिर्फ इनका ही नील एनपीए है, बाकी का कुछ ना कुछ एनपीए है, लो एनपीए है लेकिन थोड़ा बहुत एनपीए उनका है। तो ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है। आरओई पे भी इन्होंने गाइडेंस दिया है, सो अभी इनका आरओई आप देखोगे तो 10-11% के आसपास आया है इस क्वार्टर में। FY25 में तो 9% का आरओई था, तो वहां से इंप्रूवमेंट देखने को मिला है।
अगले कुछ सालों में कंपनी टारगेट करी है कि पहले हम 15% तक लेके जाएंगे अपने आरओई को, और फिर वहां से 18 से 19% का आरओई ये टारगेट कर रहे हैं। बैंकिंग में अगर आप देखोगे ना, बैंकिंग इंडस्ट्री में तो जनरली बोला जाता है कि अगर जिस बैंक का आरओई 15% है और आरओए 2% के आसपास है, उस बैंक को काफी अच्छा माना जाता है और मार्केट उसको अच्छा वैल्यूएशन देता है, उसका प्राइस टू बुक भी अच्छा दिखेगा आपको। सेम एनबीएफसी में आप देखोगे तो उनका आरओई लगभग 18 से 19% के बीच में हो और आरओए 3% के आसपास हो, तो उनको भी अच्छा प्राइस टू बुक मिलता है 3-3.5 के आसपास। लेकिन एसजी फिनसर्व का अगर आरओई मान लो आप 18-19% हो जाता है और आरओए कंपनी का ऑलरेडी 4% है, सो 4.5% है आई थिंक, तो 4% के आसपास आरओए कंपनी मेंटेन कर लेती है। सो क्योंकि इनमें ग्रोथ का स्कोप बहुत है, ऑलरेडी 40-50% पे ये ग्रो कर रहे हैं, तो उनको बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने का चांस है। यानी प्राइस टू बुक जो हम अभी 2 का देख रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से रीरेट हो सकता है, लेकिन अभी वो बहुत लंबा गोल है। अभी तो हमको देखना है कि उस ट्रैक पे कंपनी जो है वो मेंटेन रहे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। बाकी और तो सारी चीजें, हाँ इन्होंने मतलब स्पेसिफिक पैट का गाइडेंस भी दिया है क्वार्टर वाइज। जैसे Q4 में ये बोल रहे हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 35 करोड़ के आसपास होगा। जो अगला Q4 होगा FY27 का, उसमें ये 45 से 50 करोड़ का पैट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड एक्चुअली ये थोड़ा सा अजीब लगता है, बिकॉज मैंने जनरली लैंडिंग बिजनेसेस को पैट के ऊपर गाइडेंस देते हुए नहीं देखा। हाँ, लोन बुक का हर कोई गाइडेंस देता है कि 25-30%, 40% का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मार्जिन का भी आप एक रेंज बताते हो कि बढ़ेगा, कम होगा। ईल्ड का भी आप एक रेंज बताते हो, लेकिन पैट पे स्पेसिफिकली गाइडेंस देना थोड़ा सा अजीब लगता है, स्पेशली लेंडिंग बिजनेस की अगर हम बात करें। और ये कंपनी क्वार्टर भी मतलब पैट का नंबर एग्जैक्टली देती रहती है। एक्चुअली एक एनालिस्ट ने भी इनको बहुत अच्छा ये फीडबैक दिया कि आपको ये अवॉइड करना चाहिए पैट का गाइडेंस देना, क्योंकि फिर वही होता है ना कि आप एक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हो और फिर थोड़ी भी चीजें चेंज होती है इकोनॉमी में तो आप अपना डिसबर्समेंट कम कर दोगे, तो आपके नेट इंटरेस्ट इनकम पे फर्क पड़ेगा। कभी आप डिस्काउंट देने जाओगे तो आपके ईल्ड पे प्रेशर हो जाएगा, तो आप गाइडेंस मिस कर जाओगे वहां पे। जैसे 100% से 50% जो उन्होंने गाइडेंस रिड्यूस किया है, वो 50% वही पॉइंट है कि बुरा ग्रोथ का नंबर नहीं है, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन बहुत हाई सेट कर दिया था। तो वही मैनेजमेंट ने बोला है कि इस चीज को आगे से वो एंश्योर करेंगे कि अगर गाइडेंस दे रहे हैं पैट का, तो मतलब वो बिल्कुल सही हो, उसके आसपास कंपनी वहां पे डिलीवर करे। बाकी और अगर हम देखें तो ये पहले कंपनी वेंडर फाइनेंसिंग करती थी। वेंडर फाइनेंसिंग क्या हुआ, जैसे इनके जो कॉर्पोरेट्स हैं ना, उनके सप्लायर्स को ये एक तरीके से फाइनेंसिंग करती थी। यानी इनके कॉर्पोरेट ने इनके सप्लायर से रॉ मटेरियल लिया, अब कॉर्पोरेट की जगह पे एसजी फिनसर्व जो है वो उनको पेमेंट करता था, और इनका कॉर्पोरेट कुछ मतलब 60 डेज के बाद, 90 डेज के बाद एसजी फिनसर्व को वापस से लोन का अमाउंट एक तरीके से रीपे करता था। लेकिन अभी इन्होंने ये कंप्लीटली बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? बिकॉज मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसमें टिकट साइज ज्यादा था, 25 से 30 करोड़ का एवरेज टिकट साइज था, तो थोड़ा सा हमको कंसंट्रेशन रिस्क इसमें ज्यादा लगता था। इसीलिए हमने पूरा फोकस अभी डीलर फाइनेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंसिंग पे लगाया है, क्योंकि छोटे छोटे टिकट साइज का लोन देते हो आप और सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ में हम काम करते हैं, तो हमारा रिस्क एक्सपोजर कम हो जाता है और मतलब ठीक ठाक आरओई रिटर्न वगैरह इसमें बन जाता है हमारा। एक और लास्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, ये जो रिटेल वाला ये कर रहे हैं ना, इसमें कंपनी कह रही है वो स्टॉप सप्लाई वाला जो क्लॉज है वो इसमें भी रहेगा। यानी कि अगर कल को चल के वो रिटेलर जो है वो रीपे हमें नहीं करता है, तो जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है उसको आगे से सामान मिलना बंद हो जाएगा। और कंपनी कह रही है हम ऐसे मतलब ब्लाइंडली जाके मार्केट से रिटेलर को ऑनबोर्ड नहीं करेंगे इसके अंदर। जो कॉर्पोरेट है और जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ में बैठ के पूरा प्लानिंग वगैरह करके चलेंगे कि किस स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर के का जो रिटेलर है उसको हमें लोन देना है, मतलब उसको फाइनेंसिंग वगैरह करना है रॉ मटेरियल का, तो उसके बाद हम इसको आगे एक्सपैंड करेंगे। तो मतलब इसमें सेफ्टी वाला क्लॉज कंपनी अच्छे से मैनेज करके चल रही है। सो ये ओवरऑल कॉन कॉल था कंपनी का। अब गाइडेंस जो इन्होंने रिड्यूस किया है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो नेगेटिव है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ अभी भी 50% के आसपास है। अब यहां से इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी इस ट्रैक पे रहे, मतलब वापस से गाइडेंस चेंज ना करे, जो इनकंसिस्टेंसी इन्होंने पास्ट में दिखाई है। अब इस पे एक आप मतलब इस पे बिल्कुल काउंटर बोल सकते हो कि छोटी कंपनी है, बहुत 3 साल 4 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन पॉइंट ये होता है ना कि बेशक आपका बिजनेस छोटा है, लेकिन एटलीस्ट जब मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है तो आपका डिलीवरी उसके आसपास होना चाहिए। जब आपका बिजनेस छोटा होता है तो मॉडल में तो वैसे ही वोलेटिलिटी रहेगी, कभी आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कभी आपके बिजनेस में डिमांड का, सप्लाई का, कुछ भी कोई भी चीज का इशू आ सकता है। तो वैसे में अगर आप गाइडेंस दे रहे हो तो एटलीस्ट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसके आसपास आओ, वरना मार्केट हमेशा ना मतलब वो ट्रस्ट नहीं आएगा, वो फेथ नहीं आएगा बिजनेस के अंदर। बाकी इसके अलावा तो और कोई भी पैरामीटर आप देखो, एचडी फिनसर्व का हमने पहले भी डिस्कस किया था, नंबर्स के टर्म्स में ये कंपनी हर एक पैरामीटर पे अच्छी लगती है। चाहे आप लोन बुक ग्रोथ देखो, ईल्ड देखो, मार्जिन्स देखो, आरओई का नंबर देखो जो अब इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है। आरओई ऑलरेडी 4-4.5% के आसपास है। एसेट क्वालिटी आप देखोगे तो बोलोगे
आई मीन सबसे बेस्ट लेंडर है पूरी कंट्री का। लेकिन इसीलिए हम बात करते हैं ना कि इन्वेस्टिंग जो है और एनालिसिस जो है वो आपका 70-80% क्वालिटेटिव होता है, बाकी 20-30% आप नंबर्स को के बेसिस पे डिसीजन लेते हो। क्योंकि अगर मुझे सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे डिसाइड करना हो तो मैं तो बोलूं एचडी फिनसर्व एसबीएफसी फाइनेंस से भी अच्छा है, या इंडिया शेल्टर से भी अच्छा है, कैप्री ग्लोबल से भी अच्छा है। बट एक्चुअली में हमें पता है कि उनके मॉडल में और इनके मॉडल में अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उनका प्रूवन मॉडल है, कंसिस्टेंसी है, ट्रैक रिकॉर्ड है। एचडी फिनसर्व के साथ में अभी ये तीनों चीजें नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट है और हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो इसलिए जो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर मुझे इस तरीके के बेट प्ले करने हैं तो मैं बहुत ग्रेजुअली करूंगा। मतलब स्टैगर्ड अप्रोच जो हम बार बार डिस्कस करते हैं वो बहुत बेस्ट है इस तरीके के बेट्स के लिए। क्योंकि अगर इनका कंसिस्टेंसी आया 2-3-4 क्वार्टर तक, जैसे इन्होंने FY27 का लोन बुक का गाइडेंस अभी भी 6,000 करोड़ रखा है, पैट का गाइडेंस ये 190 करोड़ दे रहे हैं, तो आने वाले 2-3 क्वार्टर्स अगर इन्होंने ये कंसिस्टेंसी रखी, मतलब उस गोल की तरफ ये सही तरीके से बढ़े, तो मार्केट ऑफ कोर्स इनको रिवॉर्ड करना स्टार्ट करेगा। तो आप देखो प्राइस टू बुक जो 2 का है वो अगर 3 का भी हुआ तो भी एक अच्छा अपसाइड मिल जाएगा। अब आई एम नॉट सेइंग कि इतना बड़ा स्टॉक में अपसाइड आ जाएगा, लेकिन एक चांस है। बिकॉज अगर कंपनी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो ग्रोथ वाले पार्ट पे, तो उस पे तो कंपनी अच्छा काम कर रही है, सिर्फ गाइडेंस ये मैच नहीं कर पाते, वहीं पे थोड़ा सा वैसा ट्रस्ट नहीं बनता, वैसा कन्विक्शन नहीं बनता। तो इसीलिए स्टैगर्ड अप्रोच बेटर रहता है ऐसे बेट्स के लिए। बाकी बिजनेस ठीक कर रहा है, अभी आने वाले क्वार्टर्स में देखते रहेंगे कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस आती है। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर पे, आनंद राठी। सो आनंद राठी का अगेन रिजल्ट वगैरह तो सब कुछ अच्छा आया था, कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो जो इनका आरएम एट्रिशन हुआ, 4 आरएम बिजनेस को छोड़ के गए, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने लगभग 80% जो एयूएम है उन क्लाइंट का उसको रिटेन कर लिया। सो कंपनी कह रही है हमारा जो मेन, एक तो ऑफकोर्स हम क्लाइंट सेंट्रिक फोकस रखते हैं, दूसरा क्योंकि हम लिस्टेड कंपनी है ना, तो एक एडवांटेज हमारे पास में ये आता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, एचएनआई क्लाइंट्स हैं, वो हमारी परफॉर्मेंस मैच कर सकते हैं। जैसे अपने क्लाइंट्स को ये कमिट करते हैं कि अगर निफ्टी 10% रिटर्न देता है तो रिस्क एडजस्टेड हम 11% का रिटर्न जनरेट करके देंगे। लेकिन क्लाइंट का ट्रैक रिकॉर्ड, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकता है कि हम 14-15% का रिटर्न जनरेट करके देते हैं, यानी बेंचमार्क को 4 से 6% का हम आउट परफॉर्म करके देते हैं। और ये हर साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि अल्टीमेटली एक आरएम का कितना भी अच्छा बॉन्ड क्यों ना हो किसी क्लाइंट के साथ में, किसी एचएनआई के साथ में, लेकिन हर एक बिजनेस में, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस हो या कोई भी और बिजनेस हो, अल्टीमेटली क्लाइंट को ना वो चीज चाहिए जो जिसके लिए वो आया है आपके पास में। आप कितने भी उसको गिफ्ट भेज लो, कितने भी साथ में, कितना भी अच्छा बॉन्ड बना लो उसके साथ में, लेकिन अगर आप रिटर्न डिलीवर नहीं कर रहे हो तो वो आपके साथ में जुड़ेगा नहीं, वो आपके साथ में जाएगा नहीं। और क्योंकि हम अपने क्लाइंट को मतलब हर एक मार्केट में हर एक साल वो जो कमिट करते हैं वैसा रिटर्न डिलीवर करके देते हैं, तो क्लाइंट का हमारे पास में एक बहुत अच्छा कंट्रोल है। इसीलिए इन्होंने 80% के आसपास जो एयूएम है उसको रिटेन कर लिया। देन 1 लाख करोड़ का एयूएम का इनका गाइडेंस था इस साल का। सो अभी 91,000 करोड़ हो चुका है। मैनेजमेंट का कहना है कि अभी गाइडेंस हम बढ़ाएंगे नहीं, बिकॉज हमने सारी चीजें देखते हुए, असेस करते हुए ही 1 लाख करोड़ का गाइडेंस दिया था, और इसके लिए इनको अगले दोनों क्वार्टर में 5% का ग्रोथ दिखाना होगा एयूएम के अंदर। अभी इसमें मार्केट का ये कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो 9 से 10% का पूरे साल में ये निफ्टी का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर FY25 से FY26 के बीच में। सो 9 से 10% का निफ्टी का रिटर्न इसमें ये मान के चल रहे हैं, और उसके बेसिस पे 1 लाख करोड़ का इन्होंने एयूएम का गाइडेंस दिया है। नेक्स्ट, अगर हम देखें इनका एयूएम बेस, मतलब जो टोटल एयूएम है उसमें से 65% जो एयूएम है वो इनके पुराने क्लाइंट से आता है, 35% जो एयूएम है कंपनी के वो नए क्लाइंट से आता है। अब नए क्लाइंट अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में 1800 नए क्लाइंट्स इन्होंने ऐड करे हैं सिर्फ 1 साल के अंदर। फिर भी नए क्लाइंट का कंट्रीब्यूशन एयूएम में काफी लो है। सो वो क्यों है? बिकॉज भाई जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि मोरल वैल्यू को ये थोड़ा सा ज्यादा देखते हैं, एथिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस होता है। सो मैनेजमेंट का कहना है जब हम कोई नया क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हैं ना, तो हम उनको फोर्स नहीं करते हैं कि आप 1 गो में हमारे साथ बड़ा एलोकेशन रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो है, नेटवर्थ है, वो 10 करोड़ का है, तो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप हमारे साथ 1 करोड़ से स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपको रिटर्न दिखेगा, आप कंफर्टेबल हो गए हमारे साथ में, उसके बाद आप अपना एलोकेशन बढ़ाना हमारे साथ। तो इसीलिए कंपनी कह रही है कि जो नया क्लाइंट होता है एलोकेशन स्टार्टिंग में कम होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे उसकी मेच्योरिटी बढ़ती है, 2 साल 3 साल हमारे साथ वो टाइम स्पेंड करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो हमारा रिजल्ट देखता है ईयर आफ्टर ईयर, और उसको डिफरेंस दिखता है क्लियरली कि हम में और जो बाकी वेल्थ मैनेजर्स है मार्केट के अंदर उनमें कितना बड़ा डिफरेंस है। तो मतलब 2-3 साल होने के बाद जो इनके क्लाइंट हैं उनका एयूएम का शेयर बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो करती है। देन एक इन्होंने मार्केट के ऊपर ओवरव्यू दिया है अगले 3 साल का। सो कंपनी कह रही है कि जो निफ्टी और बाकी डेटा वगैरह देख करके हमारा ये मानना है कि अगले 3 साल में
90% चांस ये है कि निफ्टी अपने मीडियन रिटर्न से बेटर रिटर्न जनरेट करेगा। मीडियन रिटर्न कितना है निफ्टी का? 11 से 12%। सो इनका कहना है कि अगले 3 साल के अंदर 90% चांस ये है कि निफ्टी 11-12% से बेटर रिटर्न्स डिलीवर करेगा। और दूसरी साइड पे मतलब जो डाउन साइड है वो उनका कहना है कि बिल्कुल 0% चांस है कि निफ्टी -15% का रिटर्न डिलीवर करे करंट लेवल से। सो ये इनका असेसमेंट है, जो डेटा वगैरह ये ट्रैक करते हैं। अब हमको इस पे क्या करना है? हमको वही काम करना है जो हम हर एक क्वार्टर में करते हैं। जो हमारे पोर्टफोलियो बिजनेसेस हैं, जो हमारे वॉच लिस्ट बिजनेसेस हैं, उन पे फोकस रखना है, एसेट एलोकेशन पे फोकस रखना है, फाइनेंशियल गोल्स जो है हमारे, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हमारे, उसके ऊपर फोकस रखना है, रादर देन कि मार्केट कब बढ़ रहा है कब गिर रहा है। वो सब चलता रहेगा, हर साल कुछ ना कुछ इवेंट होता है, हर 6 महीने पे कोई इवेंट होता है। हमारा फोकस हमारे पोर्टफोलियो पे, हमारे बिजनेसेस पे होना चाहिए। तो कोई चाहे पॉजिटिव कमेंट्री दे मार्केट के बारे में, कोई नेगेटिव कमेंट्री दे, उससे हमको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। सो ये इनका आउटलुक है मार्केट के ऊपर। बाकी एक और इन्होंने एस्पिरेशन शेयर किया है। सो इनका कहना है अगले 5 साल में ना हमारा एस्पिरेशन है कि हमारे क्लाइंट का जो टोटल AUM है उस पे 1,25,000 करोड़ का M2M प्रॉफिट हम जनरेट करना चाहते हैं। तो जैसे अभी इनका 90,000 करोड़ का AUM है और अगले 5 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40,000 करोड़ फ्रेश पैसा आएगा हमारे पास में। तो उस पे लगभग 10-12% का रिटर्न आप मान के चलो, तो 1,25,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी M2M अपने क्लाइंट के लिए जनरेट करने का प्लान कर रही है। बिकॉज इनका कहना है जब हमने ये अचीव कर लिया ना, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है 20 से 25% का, वो हम अचीव करते जाएंगे। और ये 20-25% का ग्रोथ कंपनी अगले 10 साल तक टारगेट कर रही है। मतलब इनका कहना है कि इतना स्कोप है कि 20-25% हमारे लिए बहुत आसानी से हम डिलीवर कर सकते हैं ईयर आफ्टर ईयर। 4 मेन पिलर्स इन्होंने बताए हैं, पहले भी बताए थे, वही सेम रिपीट किया है कि पहला पिलर तो है हमारे ग्रोथ का कि जो एग्जिस्टिंग RM है वो अभी 6,000 क्लाइंट और मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी इनका करंट क्लाइंट बेस आप देखोगे तो 12,000 के आसपास है, यानी 50% क्लाइंट बेस कंपनी और बढ़ा सकती है, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में इनको RM नहीं बढ़ाना पड़ेगा। सेम RM जो है इनके 380-390 के आसपास, वो 6,000 क्लाइंट और मैनेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी सिर्फ 50% है, वो 50% तक और इंक्रीज हो सकती है। तो ये है पहला ग्रोथ का लीवर। दूसरा ग्रोथ का लीवर है कंपनी के लिए कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं इनके, उनसे वॉलेट शेयर आप गेन करोगे। जैसे आज कोई क्लाइंट है वो अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 1 करोड़ देता है, कल को चल के वो 5 करोड़ देगा, 10 करोड़ देगा, वहां से ग्रोथ आएगा। तीसरा ग्रोथ लीवर है M2M। जैसे हर साल कंपनी एज्यूम करती है कि अगर हम 8 से 9-10% के आसपास भी रिटर्न जनरेट करते हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, एसेट्स के ऊपर, तो वो भी हमारे रेवेन्यू में ऐड होगा। और फोर्थ ग्रोथ लीवर है कंपनी के लिए न्यू RM एडिशन। जब मार्केट से आप नया RM लेकर के आओगे तो वो अपने साथ नए क्लाइंट्स लेकर के आएगा एंड वहां से भी आपका ग्रोथ आएगा। सो ये 4 ग्रोथ पिलर्स पे इनका फोकस है। और कंपनी कह रही है कि मतलब हम हर एक क्वार्टर में जैसे असेस करते हैं, चारों ऑन ट्रैक है, तो 20-25% की कंपाउंडिंग कंपनी कॉन्फिडेंट है, वही इनका जो गाइडेंस रहता है। लास्ट एक पॉइंट डिस्कस करें पैट मार्जिन के ऊपर। सो अगेन सेम गाइडेंस इन्होंने मेंटेन करा है 30% से 33% का। कंपनी कह रही है इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पैट हम जनरेट करते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग लिवरेज आता है अगर हमको किसी भी क्वार्टर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो वो सेम हम दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, चाहे वो HR पार्ट पे करे, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे करे, या एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए करे। सो बाकी हमारा पैट मार्जिन का गाइडेंस वही है 30 से 33% का। तो ये शॉर्ट डिस्कशन था आनंद आठी के ऊपर। बाकी चीजें तो हमने कल डिस्कस करी थी कि बिजनेस अच्छा है, लेकिन वही है, मतलब अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास इंटरेस्ट बनता नहीं है। अब मैं सिर्फ ये स्टॉक प्राइस देकर के एक्साइट नहीं हो सकता कि मार्केट ने इसको 7% रिवॉर्ड कर दिया, 8% रिवॉर्ड कर दिया, तो मतलब PE वहां पे मैटर नहीं करता, वैल्यूएशन मैटर नहीं करता, बिकॉज फिर मेरे में और स्पेकुलेटर में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं स्टॉक चार्ट देख करके डिसाइड कर रहा हूं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मुझे कॉमन सेंसिकली सोचना है, मेरे जो फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग सोचना है, रिस्क रिवॉर्ड समझ करके सोचना है। तो वो तो हमने देखा ना कि पैग रेशियो 2 से भी ज्यादा है। अब मार्केट चाहे 10% रिवॉर्ड करे, 20% रिवॉर्ड करे, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलूंगा। बिकॉज अगर इस पॉइंट से मैं सोचूं तो वही जैसे हमने SG फिनसर्व का डिस्कस किया कि मार्केट ने तो 5% रिवॉर्ड किया उसके स्टॉक को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं SG फिनसर्व में मतलब सुपर अपना कॉन्फिडेंस हो जाऊंगा और पूरा एलोकेशन वहां पे डाल दूंगा। लाइक कंपैरिजन में आप SBFC फाइनेंस को देखो, जिसको मार्केट ने बहुत लंबे टाइम तक रिवॉर्ड ही नहीं किया था, वही 80, 90, 100 के आसपास स्टॉक घूमता रहा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि SBFC खराब बिजनेस हो गया था और SG फिनसर्व जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस हो गया। सो हमें जो है वो डेटा, बिजनेस मॉडल और उनका आगे का कैसा स्कोप है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है, वैल्यूएशन कैसा है, ये सारी चीजों को देख करके डिसाइड करना है, रादर देन कि हम स्टॉक प्राइस के बेसिस पे कुछ भी कंक्लूजन निकाले। तो ये एनालिसिस था दोनों के कॉन कॉल का। बाकी रिजल्ट सीजन चल रहा है और रिजल्ट्स आएंगे, उसको डिस्कस करते रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।